हेलो दोस्तों, मैं नरेंद्र राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूपीएससी ओपिनियन चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि हमने कहा है कि हमारी एक संविधान की श्रृंखला चल रही है, तो इसी को आगे क्रियान्वित करते हुए हम आज के लेक्चर में बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो आज का टॉपिक है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। ठीक है दोस्तों, प्रस्तावना, इसी को हम बोल देते हैं उद्देश्य। क्या दोस्तों, क्या बोल देते हैं? उद्देश्य का। तो इसी को हम बोलते हैं उद्देश्य का या फिर भारतीय संविधान की प्रस्तावना। ठीक है दोस्तों, इसी को हम क्या बोल देते हैं? उद्देश्य का। ठीक है दोस्तों, तो भारतीय संविधान की उद्देश्य का क्या होती है? उद्देश्य का को हम एक एग्जाम्पल के समझ लेते हैं तो हमें पूरी क्लियर हो जाएगा कि उद्देश्य का मतलब आखिरकार होता क्या है। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो जैसे कि कोई बुक होती है, हम किताब में क्या देखते हैं, कोई बुक में लिखा होता है, किसी भी बुक में क्या लिखा होता है? प्रस्तावना। प्रारंभ में हम देखते हैं, तो कोई भी किताब अगर हम देखते हैं तो हमारी किताब में शुरू में ही 2 पेज होते हैं कि प्रस्तावना की किताब के बारे में, या फिर क्या लिखा होता है, या फिर क्या होता है? 2 टूक। तो आखिरकार ये 2 टूक हैं क्या? तो ये 2 टूक या प्रस्तावना के बारे में हम देख लेते हैं। तो यदि हम किसी किताब की 2 टूक या प्रस्तावना के बारे में जानते हैं, तो यदि हम किसी किताब की प्रस्तावना के बारे में पढ़ते हैं तो हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि जो किताब है, इस किताब में आखिरकार है क्या, हमारी पूरी किताब में आखिरकार है क्या। तो इसी प्रकार अगर हम किसी किताब को देखते हैं तो अगर कोई किताब है, ठीक है, तो उसमें जो भी बिंदु होंगे, जो भी जानकारी होगी, तो उसका सार किस में होगा? प्रस्तावना में होगा। उसी को डिटेल से आगे उसमें एक्सप्लेन किया जाएगा। तो दोस्तों, इसी प्रकार हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना हो जाएगी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या होगा? जो कि हमारे भारतीय संविधान के सारे पूरे प्रावधानों में जो कुछ भी लिखा है, उनका मूल निचोड़ कहाँ होगा? प्रस्तावना में होगा। तो दोस्तों, आगे होगा समझ भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो चलो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय प्रस्तावना, तो इसकी प्रकृति क्या है दोस्तों? प्रस्तावना की प्रकृति, तो इसकी प्रकृति जानने के लिए हमें 2 चीजें जाननी होंगी। कौन कौन सी दोस्तों? प्रकृति क्या होती है? न्याय योग्य नहीं होती। ठीक है, और कैसी होती है? गैर प्रवर्तित प्रकृति। ठीक है दोस्तों, न्याय योग्य कैसे नहीं हुई? यदि हम कोई भी व्यक्ति या कोई राज्य के बारे में अगर हम कहते हैं कि यदि इस व्यक्ति ने हमारे समाज, जो भी प्रस्तावना में लिखा है, उन शब्दों से संबंधित, कुछ भी दर्शन से संबंधित कोई भी उल्लंघन करता है, तो हम ऐसी स्थिति में न्यायपालिका नहीं जा सकते कि हमारा किसी राज्य या व्यक्ति ने ऐसा अनुल्लंघन कर दिया है। तो इसलिए कैसे होती है? गैर न्याय योग्य प्रकृति होती है, मतलब न्याय नहीं, मतलब ये हम न्याय योग्य नहीं है, इसीलिए। ठीक है, और गैर प्रवृत्ति क्या होगी? कि इसे किसी भी संस्था द्वारा इसे प्रवृत्ति नहीं किया जाएगा, मतलब इन्फोर्सिबल नहीं किया जाएगा, इसलिए नॉन इन्फोर्सिबल बोल देते हैं। ठीक है, लीगली इन्फोर्सिबल बोल देते हैं कि इसे कानूनी रूप से क्या है, हम कहें कैसा कि इन्फोर्सिबल नहीं है, मतलब गैर प्रवर्तनीय है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में हमने देख लिया। ठीक है दोस्तों, और आगे देखते हैं। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, इसमें और क्या चीजें होती हैं? इसमें कुछ आकांक्षाएं, अच्छा कुछ आदर्श होते हैं, कुछ अच्छा प्रकृति तो हो गई। अब इसको और देख लेते हैं कि इसे भारतीय संविधान का भाग माना जाए या नहीं। ये भारतीय संविधान का भाग है या नहीं, है या नहीं। ठीक है या नहीं, ये जान लेते हैं। तो 2 तरीके से इसके बारे में बताया जाता है। एक तो परंपरावादी है, वो बताएंगे परंपरावादी, और एक क्या आएंगे? वर्तमान कंटेस्ट में। ठीक है, या फिर हम कहें, ये तो परंपरावादी हुए थे, या फिर नई सोच वाले, या फिर उदारवादी बोल देते हैं, उदारवादी। ठीक है, उदारवादी। तो परंपरावादी ये कहते हैं कि भारतीय संविधान, चूंकि भारतीय संविधान के किसी भी प्रावधान के बारे में भारतीय संविधान में नहीं लिखा गया है, इसलिए क्या है, ये परंपरावादी कहते हैं कि हमारा जो है
कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है या उद्देश्य का है वो संविधान का भाग नहीं है, भाग नहीं है। ये कहते हैं भाग नहीं है, लेकिन दोस्तों उदारवादी क्या कहते हैं, ये भाग है। ये कैसे, ये भाग ऐसे है, यदि हम कोई सा कानून, अगर मान लो एक्स विषय पर कोई कानून आना है, मान लो L1 और L2 बनाना है, तो दोस्तों ऐसे में यदि हम देखेंगे कि किसी भी विषय वस्तु पर विरोधाभास हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो प्रस्तावना है, अगर हम एक कानून के बारे में देखेंगे, उदार तरीके से विश्लेषण करेंगे कि L1 और L2 कानून में अगर विरोधाभास हो रहा है, तो हम इसके बारे में देखेंगे जो हमारी प्रस्तावना में लिखा हुआ है, उस प्रस्तावना से अगर ये सम्मत है और ये सम्मत है, तो जिसका मतलब जो भी अगर ये सम्मत है और ये थोड़ा कम संबंध है, तो इसीलिए कहेंगे अगर ये बहुत ज़्यादा मतलब इससे मतलब संबंध रखती है और ये थोड़ा भी संबंध रखती है, तो ऐसी स्थिति में अगर जो संबंध ज़्यादा रखेगी तो उसे हम कह देंगे कि भारतीय संविधान की उद्देश्य का में जो मतलब दर्शन है, उसी दर्शन की से क्या होगी, साम्यता रखी दी होगी, तो वो कानून को हम क्या मानेंगे, हम कह देंगे कि वो कानून हम लागू कर देंगे या फिर उसे मान्यता मिल जाएगी। जो उसे साम्यता नहीं रखेगा प्रस्तावना से, उसे हम कानून नहीं होंगे। तो ऐसे लिए दोस्तों क्या होता है कि भारतीय संविधान हमारे लिए आगे की दिशा भी बताती है हमारे कानूनों के लिए, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि इसीलिए कहते क्या है कि हमारा जो केशवानंद भारती केस आया था, केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य बात 1973, ठीक है दोस्तों। तो 1973 में कह दिया था कि ये क्या है, संविधान का भाग है। यदि भाग है तो हम क्या कह देंगे दोस्तों, यदि ये संविधान का भाग है तो इसमें हम संशोधन भी कर सकते हैं। तो जाहिर है दोस्तों 42वें संविधान संशोधन द्वारा क्या हुआ, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा क्या हुआ था 1976 में हमारे भारतीय संविधान में क्या जोड़ दिया गया था, 3 शब्द जोड़ गए थे, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता, ये शब्द जोड़ दिए गए थे, ठीक है दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। यदि संविधान में मतलब भाग नहीं होता तो हम कैसे संशोधन करते हैं। इसीलिए दोस्तों मानते हैं कि भारतीय संविधान क्या है, भारतीय संविधान जो है प्रस्ताव उद्देश्य का जो है भारतीय संविधान का भाग है और इसमें हम संशोधन कर सकते हैं। अगर वर्तमान कंटेक्स्ट में पूछेगा तो हम यही जवाब देंगे कि 1973 वाले जो केस था केशवानंद भारती बनाम, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है, उसके अनुसार ये भारतीय संविधान का भाग है। और भारतीय संविधान का भाग है तो हम कह सकते हैं दोस्तों इसमें संविधान संशोधन हो सकता है, जैसा कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा हुआ था दोस्तों। तो ये हमारा हो गया। अब दोस्तों इसके बारे में हम जान लेते हैं कि इसका दर्शन क्या है। तो ठीक है दोस्तों, आज इतना ही, कल हम इसे पूरे डिटेल से कवर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।